जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन जो बुक निकाला गया है, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा जो 2024 से 2008 के बीच जितने बिहार दरोगा का पीटी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, सभी सेट इस बुक में है, जो सभी 25 सेट है, जो आप सभी को 2024 से 2008 के बीच जितने दरोगा एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का है। एक फुली ये सिलेबस बुक है। क्वेश्चन के साथ साथ बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ, इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी 1717 पोस्ट के लिए मेंस का क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन चलेगा इस वीडियो में। अगर इसका पेपर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्कशन में लिंक बुक या पीडीएफ दोनों का दिया होगा, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो 22 जुलाई 2018 को यह एग्ज़ाम हुआ था, तो ये आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायता होता है? जो सुनहरा चावल है किस रोग के बचाव में सहायता होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जीरोप्लेथीमिया, जो यह 1717 के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए जो इसका डिस्कशन देखते हैं। गोल्डन चावल जो ओरिजिया सैटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, चावल का एक हिस्सा किस्म है, एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रदायक जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है, विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है इसमें। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है, जो पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आइए बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 ईस्वी में खोजा गया था। प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना, इसका कार्य होता है। ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। जो ओजोन परत में जो छिद्र की पता सर्वप्रथम जो जोसेफ फॉरमैन द्वारा जो 1985 में चला गया था। ओजोन परत समताप मंडल का निचला परत होता है। ओजोन परत समताप मंडल का निचला परत होता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडलीय का एक परत है, जिसमें ओजोन गैस सघनता की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत को पृथ्वी के सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच को कहा जाता है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम जो डॉप्सन है, डॉप्सन के सामान्य में डॉप्सन इकाई रखा गया है। डॉप्सन के द्वारा यह खोजा गया था, इसे डॉप्सन इकाई रखा गया है। ओजोन परत में CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। आइए वन जीव संरक्षण से देख लेते हैं। जो 2002 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके संरक्षण जीवन एवं सामुदायिक रिजर्व को जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। इसके द्वारा समुदाय के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, जो गुजरात के जामनगर में स्थित भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइफाइडा जो मियादी बुखार फैलता है, टाइफाइडा बुखार किसके कारण फैलता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थ के कारण यह फैलता है।
टाइफाइडा से संबंधित जो यह जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइडा जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु का नाम देख लेते हैं, टाइफाइडा साल्मोनेलाइट टाइफिड। इनका अन्य नाम आंत ज्वार, मियादी बुखार, आंत का बुखार भी कहा जाता है। खोजकर्ता, इनकी टाइफाइडा के खोजकर्ता डॉक्टर डेनियल ई सॉल्ट्स ने 1885 में खोजे थे। इनसे प्रभावित अंग जो आंत होता है, टीका टीएबी वैक्सीन दिया जाता है। टीएबी वैक्सीन टाइफाइडा के लिए दिया जाता है। इसका लक्षण है तेज बुखार और सिर में दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में स्वच्छ जल में मछलियाँ कौन सी होती है? स्वच्छ जल में कौन सी मछलियाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन रेहू पाई जाती है और कतला भी पाई जाती है। इलेक्ट्रिया क्रेन नहीं, कुत्ता मछली नहीं। आपका ऑप्शन ए बी होगा। संघन कार्डेटा के अंतर्गत मछलियां आती है जो कि लवणीय और मृदा जल में पाई जाती है। यह सभी अन्य तापीय और असमानतापीय जंतु हैं। इस वर्ग के जीव में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। यह जल में अंडा देने वाले वर्टिब्रेट होते हैं। मत्स्य वर्ग में शार्क, टाइपिडो, भेटिका, हिप्पोकैप्स, एनाबास, मंगूरी, सिंगी इत्यादि सभी मछली आती हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो देहरादून में स्थित है, देहरादून में। तो आइए सूची में संस्थान देखेंगे और सूची स्थान कहाँ पर कौन से संस्थान स्थित है। भारतीय संरक्षण विभाग जो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो धनबाद में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो गांधीनगर गुजरात में है। भारतीय खगोल संस्थान जो बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान जो चंडीगढ़ में है। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान जो चंडीगढ़ में है। रमण अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु में है। भाभा अनुसंधान संस्थान जो ट्राम्पे में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इनमें से कौन सा भारत में है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कामटे यह भारत में है, भारत के उत्तराखंड में है। इनकी ऊंचाई जो 7756 मीटर है। तो आइए सूची 1 में पर्वत देखेंगे, सूची 2 में स्थिति किस देश में है और उसकी सूची 3 में ऊंचाई देखेंगे। नामचा बरवा जो चीन में है, नामचा बरवा चीन में है जो 1756 मीटर ऊंचा है। मकालू जो नेपाल चीन के बॉर्डर पर है जो 8481 किलोमीटर है, मीटर ऊंचा है, मीटर में है, किलोमीटर में नहीं। अन्नपूर्णा नेपाल में है जो 8078 मीटर ऊंचा है। तिरुचमीर पाकिस्तान में है जो 7228 मीटर है। नंदा देवी भारत में है जो 7817 मीटर है। और नंगा पर्वत जो भारत में है जो 8126 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार हम लोग सभी पर्वत देखें और उसका स्थिति देखें, कौन सी देश में कौन सी पर्वत है और उसकी ऊंचाई देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था? वह था जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह था। तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए यह सम्मेलन किया गया था जापान में। भारत वर्ष का नुनामित तेल शोधक का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो असम में है। भारतवर्ष का नुनामित तेल शोधन कारखाना जो असम में स्थित है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो असम में 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में कुल 23 शोधक कारखाना है। भारत में कुल कितने तेल शोधक कारखाना है? जो 23 है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है। नुनामित तेल शोधन कारखाना की स्थापना 1 जनवरी 1962 ईस्वी को किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई जो 1869
यूएसए के सहयोग से किया गया था। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अकबर के कहने पर लिखे थे। जो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। हुमायूंनामा जो मुगल बादशाह के हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा में हुमायूं का उदार प्रवृत्ति संस्था है। तुजुक-ए-जहांगीर की आत्मकथा है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। मुगल सम्राट के संस्थापक जहांगीर मोहम्मद बाबर का जन्म जो 14 फरवरी 1483 को फरागना में हुआ था, पृथ्वी वंश की और मातृ वंश की ओर से चंदेज खान का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन। बाबर जो 1494 ईस्वी से 11 वर्ष की आयु में फरगाना की गद्दी पर बैठा था। जो 11 वर्ष की आयु में ही बाबर ने यह फरगाना के गद्दी पर बैठ चुके थे। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने काबुल, बुखारा और खुरसाना, समरकंद पर विजय पाया था। यह 4 जगहों पर विजय प्राप्त किया था। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पदशाह का उपाधि धारण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर का जिसमें विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, यह मारा गया था। खानावा के युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इसमें भी बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संग के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था जीतने की खुशी में। जिहाद का नारा जो धर्म युद्ध भी दिया गया था बाबर के द्वारा। चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1528 को, यह इसमें भी बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें मेदिनी राय मारा गया था। बाबर का विजय हुआ था। चौथा जो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी बाबर और घाघरा के तट पर बिहार के अफगानों एवं पराजित किए गए थे, जिसमें बाबर की लड़ी गई अंतिम लड़ाई था घाघरा का युद्ध। अकबर को देख लेते हैं। अकबर का शासनकाल जो 1556 से 1605 ईस्वी के बीच था। इसी में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अकबर और हुमायूं के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। इसमें अकबर का विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 18 जून को हुआ था। मेवाड़ और शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुए थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और असफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खासुरू अफगान का था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर को माना जाता है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो खत्री जाति के थे, जो 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो मांसदारी प्रथा थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मांसदारी प्रथा मंगोलियों से प्रथम बार लिया गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किए थे और दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर के काल को हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदू साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा जो फारसी था। आइए अब जहांगीर से संबंधित इनका शासनकाल 1605 से अकबर के बाद जहांगीर आए 1605 से 1627 के बीच। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्का जारी किया था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का चलवाया था। मुगल चित्रकला में चारुमस्त्र और जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण कला भी कहा जाता है।
अशोक कौशाम्बी स्तंभ जो वर्तमान में प्रयाग का समुद्रगुप्त की प्राग वास्तविक तथा जहांगीर के खेल उत्कर्षण है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाई थी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो नूरजहां ने करवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए थे। यह सभी यूरोपीय थे। अब आइए हुमायूं का देख लेते हैं। हुमायूं जो 1530 से 1556 के बीच, जो इन्हीं के समय चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेर खां विजय रहा। इस युद्ध में बाद में शेर खां ने शेर शाह की पदावधि ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुए और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्ध का क्रम देख लेते हैं। जो कलिंग जार जो 1531 में, देवरा के युद्ध जो 1532 में, चौसा के युद्ध 1539 में और बिलग्राम का कनौज का युद्ध जो 1540 में और सर हिंद का युद्ध जो 1555 में लड़ा गया था। यह 5 लड़ाई जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। औरंगजेब जो 1568 से 1707 ईस्वी के बीच लड़ा, इनका शासनकाल था। तो आइए संबंधित देख लेते हैं। जो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ था, जो 22 जून 1665 को संपन्न हुआ था। मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले के दीवान ए आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने जो 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिए थे। तेग बहादुर को हत्या करवा दिए थे औरंगजेब ने, जो 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवाए थे, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में जर्जिया कर को पुनः लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सिरी के किला का निर्माण किसने करवाया था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खंभा महल का निर्माण भी करवाया। अलाई दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा को इस्लाम वस्तु कला का रत्न भी कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किला का निर्माण करवाया था। 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गए थे। इस समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जिससे सुरक्षा के लिए सिरी किला को और मजबूत किया गया था। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच खिलजी वंश का शासक था। जो खिलजी वंश में गुलाम वंश के शासन काल को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की है। इसने किलो खरी की अपनी राजधानी बनाया। जलाउद्दीन की हत्या जो 1296 ईस्वी में यो भतीजा, दामाद और अलाउद्दीन खिलजी के काडामानिकपुर प्रयाग में कर दिया गया था। घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा जो शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रक्रिया जो यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खुमस लुटन का धन का सुल्तान का हिस्सा जो 1/4 तथा आस्थान पर 3/4 भाग कर दिए थे। और देख लेते हैं बेहतरीन डिस्कशन आपकी एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसने अपनी शासन काल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ लागू किया।
सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी विभूषित किया। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतासिब, सेफऔन, नाजिर, नापतौल अधिकार को महत्वपूर्ण भूमिका दिया। इल्तुतमिश जो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, इसे आरम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश ने तुर्किस्तान, जो कजाकिस्तान का एक शहर का इलाबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक का मृत्यु के समय यह बदाऊं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी का स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, जो चांदी का टका एवं तांबा का जितल। एकता प्रथा चलाई थी, एकता प्रणाली चलाई जो इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली को अमीरों का दमन कहा, अमीरों का दमन कहा इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक, जो 20 मार्च 1391 ईस्वी को, और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में, जो अगस्त 1351 में हुआ था। 2 बार इनका राज्याभिषेक किया गया था। खलीफा द्वारा कासिम और अमीर उल मुनानी को उपाधि दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक जो 2 बार किया गया था। फिरोज शाह तुगलक को राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, जो पहला 20 मार्च 1351 को, और दूसरा जो राज्याभिषेक दिल्ली में किया गया था अगस्त 1351 में। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों का समाप्त कर केवल 4 कर जो खराजा लगान कहलाता है, खुमस जो युद्ध में लूट का माल, जजिया या जख्ता को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक का एक नए कर सचिव कर दिया, जिसका नाम हक सबर कर दिया भी लगाया, जो उपज में 1/10 भाग होता है। फिरोज तुगलक की 5 बड़ी नगरों की निर्माण करवाया, और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना किया, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, फतेहाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर प्रमुख नगर थे। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं को, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था। जो मुस्लिम महिला जो विधवा हो गई थी या लड़की थी, उनके लिए एक नए विभाग की शुरुआत किया था, जो दीवान-ए-खैरात रखा गया था नाम। सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दासों का संख्या जो 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों के देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की गठन किया, दीवान-ए-बंदागान की स्थापना। इसमें सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी का है। इसने चांदी एवं तांबे का मिश्रण निर्माण सिक्के भारी संख्या में जारी करवाकर अदह एवं बिख कहा जाता है। शेर शाह सूरी जो शेर खान की उपाधि धारण किए थे, 1540 से 45 के बीच इनका शासनकाल रहा। जो शेर शाह का जन्म जो 1472 ईस्वी में डॉक्टर कानूंगो का अनुसार जो 1486 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम फरीद था। 1497 ईस्वी में जो 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष की फरीद की अपनी पिता की जागीर की देखभाल और शासन का अनुभव प्राप्त किया। शेर खान ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण कर और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बना। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था देख लेते हैं। जो शेर शाह स्वयं शासन का प्रधान था, उसके अंतर्गत निम्नलिखित विभाग थे। जो शेर शाह के अंतर्गत विभागों को देख लेते हैं।
दीवाने वजारत जो वित्तीय विभाग होता है जिसे वजीर कहा जाता है। दीवान आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता है। दीवाने रसालता जो विदेश मंत्री के भांति कार्य। दीवाने इंसा जो सुल्तान के आदेशों को लिखना। दीवाने काजा जो सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश। दीवाने बद्रिद जो गुप्तचर विभाग। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जो उदय सिंह थे, उदय सिंह। 1567 से 68 में फतेह सिंह और जयमाल सिंह शहीद हो गए थे। फतेह सिंह और जयमाल सिंह शहीद हो गए थे। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर जो 1556 से 1605 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकटक को राजा वीर साल के महल में हुआ था। उसकी माता का नाम हमीदा बनो बेगम और 3 वर्ष की आकस्मिक संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं में से भेंट पुनः उसके समय हुआ जब हुमायूं ने काबुल और गंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूपों में कार्य किया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किए थे अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा की कर समाप्ति किए थे। 1564 में जर्जिया कर समाप्ति किए थे। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो अकबर ने किए थे। 1583 में इलाही सतवत की शुरुआत जो अकबर ने किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसदारी व्यवस्था का सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के आधार पर थी। प्रत्येक सैनिक अधिकार में मनसब प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसदारी की सूची रखता था। बाद में अकबर मनसदारी व्यवस्था को जात एवं सवार के पदों में आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह का समर्थ है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किया था। शेर शाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर शाह की मृत्यु जो 22 मई 1545 को कलिंगजर में हुआ था। शेर शाह जो 1540 से 45 के बीच शासन किए थे, जो सूर्य सम्राट की स्थापना अफगान वंशी शेर शाह सूरी का था। हिंदू ईरानी वास्तुकला एवं समय का प्रथम उदाहरण था। शेर शाह का मकबरा जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंची टीले पर निर्मित किया गया है। शेर शाह की भूमि की माप के लिए 32 आंकड़ा वाला सिंदरिया गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, जिसमें 178 ग्रेन चांदी के रुपए एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। कबूलियत एवं पटा का प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किए थे। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रेंटक रोड का मरम्मत करवाई और डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया था। मालिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी से दाहिने तट पर शाहजहां नामबादा की नींव डाली। कलिंगजर दुर्ग जो कलिंगजर दुर्ग भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथास ऋत सागर का लेखक आपका ऑप्शन बी होगा जो सोमदेव हैं। सोमदेव गुप्त कालीन लेखक थे। बृहत कथा मंजूरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र हैं।
क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक हैं। विशाखा दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रथम गणित एवं खगोल शास्त्र जो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतक पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने गणितज्ञ, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया। पाई का नाम वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने बताया, जो आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दशमिक पद्धति का लिखा आरंभ किया लिखना। ब्राह्मीरी एवं बृहत संहिता लघुजात पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में कौन जैन के 23वें तीर्थंकर हुए? आपका ऑप्शन सी होगा, जो पार्श्वनाथ हुए, जो 23वें पार्श्वनाथ हैं। तो आइए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। जैन तीर्थंकर का नाम देखेंगे और इधर उसका प्रतीक चिन्ह देखेंगे। ऋषभदेव जो प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह षण था। अजितनाथ द्वितीय, जिन प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ तृतीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। सुपार्श्वनाथ जो 7वां और स्वास्तिक था। शांतिनाथ 16वां था, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। अमरनाथ 18वां है, मीन था। नेमिनाथ 21वें थे, जो नीलकमल। अरेस्ट नेमी जो 22वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ यही आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका सर्प है प्रतीक चिन्ह। और लास्ट आखिरी महावीर जो 24वें हुए, जो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरेस्ट नेमी के नाम का उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है। अरेस्ट नेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने हिंदू भाषा को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूपों में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितने भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन के बराबरी नहीं कर सकता है। स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो 1875 ईस्वी में मुंबई की स्थापना किए थे। कांग्रेस ने 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव पारित किया। इसकी अध्यक्षता GLA जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट, आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। जो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष के पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय जो लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो मूल शंकर था। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। इन्होंने वेदों का शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मयुक्त और दैविक माना। दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्मों अपनाने वाले लोगों को पुनः वापसी द्वार खोला। 1882 में दयानंद ने गौरी क्षणी सभा का स्थापना किया। वेलेंटाइन सीरो अपनी पुस्तक इंडियन ऑनेस्ट के तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता। राजा राममोहन राय
प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को विरोध में आंदोलन चलाया। इनके प्रयास से 19वीं शताब्दी में भारत का पुनर्जागरण का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय को ब्राह्मण समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद का उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, आतंकवाद का खंडन आदि ये सभी था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी अद्भुत भाषण दिए थे। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की कलकत्ता में बेलूर और अल्मोड़ा में मयवाती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला। बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कहकर रहूँगा नारा जो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कांग्रेस को कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एनी बेसेंट ने कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली नलिन सेनगुप्त थी। नलिन सेनगुप्त ने 1933 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था ए.ओ. हुम द्वारा किया गया था। प्रारंभ में स्थापना का नाम जो इंडियन नेशन यूनियन था, जिसमें 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। ए.ओ. हुम 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ, जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का प्रथम बैठक हुआ था। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष के पद W.C. बनर्जी थे। इनका लगभग 100 लोगों का भाग लिया, जिसमें 72 लोगों का सदस्य के रूपों में मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश के थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन का प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय नेता थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि इसी हत्याकांड के विरोध में लौटाए थे। इस हत्याकांड के विरोध में जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी लौटाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, 9 अप्रैल को कुछ स्रोतों से 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार किया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृत शहर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड भारतीय नृत्य किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था।
सभा स्थल के चारों ओर ऊंची दीवार से घिरा था। आइए बेहतरीन और इसका देखते हैं, चारों ओर दीवार से घिरा हुआ था। सभा स्थल के अंग्रेज जनरल ने ओ डायर ने बिना कोई पूर्वी सूचना के चेतावनी भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 व्यक्ति मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नारायण ने त्यागपत्र दिया। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग कमीशन की गठन किया 1919 में। कांग्रेस ने इस जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबाजी, AR जयकर थे। खिलाफत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हुए जो 1918 ईस्वी में समाप्ति के बाद तुर्की का खलीफा के साथ वांछित व्यापार न हो पाने के कारण तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में भारत खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाली खिलाफत कमेटी का सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी को प्रदान किया गया। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला। कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव का दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। असहयोग की शुरुआत के समय ही कांग्रेस ने तिलक की मृत्यु एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के समय स्कूल, कॉलेज, विदेशी कपड़ों, पदों इत्यादि पर बहिष्कार किया गया था। आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन के भीड़ में पुलिस को 22 जवानों को जला दिया गया। हिंसा से आहत गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुए बैठक असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिए और 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार किया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। 2 साल के बाद ही रिहा हो गए थे गांधी जी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 8 प्रांतों में था। 8 प्रांतों में। तो आइए उन सभी 8 प्रांतों को देखते हैं। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो 8 प्रांतों में था। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दलों के होने के कारण पश्चिमोत्तर और प्रांत और असम के भीतर सरकार बनाया। पंजाब में यूनियस्टी पार्टी का सिकंदर हायत खान ने प्रधानमंत्री बने। बंगाल के कृषक प्रजापति फजल हक प्रधानमंत्री बने और मुस्लिम लीग के परामर्श निराशाजनक रहा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुआ था। 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में किया गया था। सलीम उल्लाह खान और आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था जो राष्ट्रीय विरोध हो गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ।
1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। मुस्लिम लीग की गठन जो 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शामिल में मिला। 30 दिसंबर 1906 को आगा खान और ढाका के नवाब सलामुल्लाह तथा मोहसिन उल हुल के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। सलीमुल्लाह इसकी स्थापना माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष चुना गया। लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। लीग 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना, जिसकी पूर्ति 1909 ईस्वी में माले मिंटो सुधार द्वारा किया गया। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना आगा खान की अध्यक्षता में हुआ। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की संविधान का निर्माण हुआ था। बंगाल विभाजन जो 1905 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत के ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्च बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जिसे कार्य संवैधानिक विरोध हुआ वह था जो बंगाल विभाजन था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 में किया गया था। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का 1905 में किया गया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषित हुआ। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन का विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एड्रू फ्रिज था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु एवं बहिष्कार सुझाव प्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में दिया। 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर राष्ट्रीय नीति के रूपों में अपनाया गया। पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार का संघर्ष की विधि के रूपों में अपनाया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया। सैयद हैदर राजा ने वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेफिन्स स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जागृत करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अरविंद्रनाथ टैगोर और गंगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन का मुख्य बंगाली राष्ट्रीय के वृद्धि को कमजोर करने का उद्देश्य कर्जन करना चाहता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बहिष्कार की नीति का विरोध किया गया। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया। कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया। गरम दल की नेतृत्व तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको ऑप्शन ए होगा जो महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुराम और M.G. रानाडे द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ज्योतिबा फूले जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए। प्रार्थना समाज जो आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा में प्रभावित होकर महादेव गोविंद नायडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुराम ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की और G.R. भंडारकर ने समाज के अग्रणीय नेता में से एक थे।
1871 में रनाल्डे ने स्वाजिक समाज की स्थापना की, जो अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र की सुरात कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।